Welcome to St. Wilfrid's PG College online classes. Myself नीतू गौड़, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो हमारी पिछली क्लास थी उससे मैं रिलेट करना चाहूँगी। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसके कई सारे हमने ड्रॉबैक देखे और कई सारे उसकी एप्लीकेशंस भी देखी। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं आपको VBT के ड्रॉबैक आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी नई थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग जो पुरानी थ्योरी है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए, क्या क्या उसकी कमियां रह गई, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रॉबैक ऑफ VBT। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है, VBT कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रा के जो कलर्स होते हैं वो VBT के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके। सेकेंड जो हमारा इसका जो ड्रॉबैक रहा इस VBT का, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द VBT। हमारे दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम इनर ऑर्बिटल कहते हैं और आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो हमारे ये दोनों टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है वो VBT के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किए गए। और जो तीसरा इसका ड्रॉबैक था वो था VBT फेल्ड टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आप सभी ने मैग्नेटिक मोमेंट का नाम सुना है, जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट में दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो हम मैग्नेटिक मोमेंट आइडेंटिफाई करते हैं वो हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो हम उसकी मात्रात्मक प्रॉपर्टी को नहीं बता सकते, क्योंकि अब जहां हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हाफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि हम उसी क्वांटिटी को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, हम उसे एक पर्टिकुलर नंबर हमें उसको देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सेस की, मैग्नेटिक मोमेंट की, वो VBT के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सके हम लोग। फोर्थ जो इसका ड्रॉबैक था दैट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D to 4D ऑर्बिटल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VBT। देखिए, कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल में अगर होता है तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में उसको जंप करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी उसको कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? जो आपके दो ऑर्बिटल्स है 3D to 4D, इलेक्ट्रॉन अगर 3D से 4D में जंप कर रहा है तो उसे कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी उसे कहां से मिलती है? इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कहां से आई, इसे हम VBT के थ्रू नहीं समझा पाए। ठीक है, इसका जो पांचवा ड्रॉबैक है दैट इज डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VBT। डिस्टॉर्टेड से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर वो विकृत पोजीशन में है, डिस्टॉर्टेड का मतलब अगर हम कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखिए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इस तरीके से स्क्वायर में आपका कॉम्प्लेक्स होता है और उससे 6 जो लिगेंड है वो मेटल ऑर्बिटल से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अगर 6 ऑर्बिटल्स है हमारे मेटल ऑर्बिटल से तो आपके जो 4 लिगेंड्स होंगे वो आपके एक प्लेन में होंगे और जो 2 लिगेंड्स होंगे वो आपके आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम इस जियोमेट्री को हम प्रॉपर जियोमेट्री कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर देखिए, आपके 6 लिगेंड्स में से 4 लिगेंड अगर आपके किसी एक प्लेन में है और अगर 2 लिगेंड आपके आउट ऑफ द प्लेन है तो दैट इज डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो किस वजह से है ये भी हम VBT के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका जो लास्ट ड्रॉबैक था दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, किसी भी कोई भी आपका मोमेंट है या फिर कोई भी चीज है, उसकी दो तरीके की वैल्यू आपकी होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि पहले से किसी ने दी हुई है और एज इट इज हम फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करना, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स लगाए जाते हैं और भी बहुत फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस क्यों है? जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है दोनों वैल्यूज में। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया,
क्यों जनरेट हुआ, ये हम वीवीटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए अब हमारी जो थ्योरी है जिस पे हम आ जाते हैं, जो हमें आज पढ़नी है, दैट इज CFT, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो पूरी तरीके से बेस्ड होती है आपके लिगेंड एंड अटैचमेंट ऑफ मेटल। लिगेंड से आपके जो भी मेटल्स अटैच्ड हैं वो उन पर ये थ्योरी बेस होती है। देखिए जैसे ही आपका कोई मेटल है उसके कांटेक्ट में जैसे ही कोई लिगेंड आता है तो जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा मेटल के ऑर्बिटल्स, अपने डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, दैट इज ऑफ 5 टाइप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो हमारे जो मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं आपके ये डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। जैसे ही कोई आपका लिगेंड इन मेटल्स के या इन मेटल के ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में आता है तो इनकी एनर्जी जो होती है वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही किसी आपका कोई भी अगर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी जैसे ही इंक्रीज लेवल पे होती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होती है, और कुछ होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो अपर लेवल में चले जाएंगे। तो देखिए इसमें आपके जो 5d ऑर्बिटल्स है, जब भी इनका डिस्टॉर्शन होता है या जब भी ये डिवाइड होते हैं तो इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ये ऑर्बिटल हमारे नीचे आ जाते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है T2G। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2। एंड और इसमें जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन्हें हम बोलते हैं EG लेवल या फिर EG ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो आपकी डी ऑर्बिटल्स है, देखिए इसमें आपके जो डिस्टॉर्शन होगा या जो ऑर्बिटल का जो भी विभाजन होगा वो आपके एक ही लेवल में होगा, EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपके जो T2G ऑर्बिटल है वो आपके नीचे होता है हमेशा, और जो EG ऑर्बिटल है वो आपके ऊपर होता है। अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर हम ये टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में देखिए जो आपका ऑर्बिटल्स का जो डिस्टॉर्शन होता है वो आपके अलग तरीके से होता है। इसमें EG ऑर्बिटल नीचे होता है और जो T2G ऑर्बिटल है वो आपके ऊपर की साइड होता है, अपर साइड होता है। देखिए दोनों के इन दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, दैट इज 1.0। ठीक है, इस अगर आप इसकी यूनिट नॉर्मल में देखेंगे तो 1.0, और अगर आप इसको डेक्यूरल में देख रहे हैं तो दैट इज 10 डेक्यूरल। दोनों जो एनर्जी लेवल्स है EG और T2G, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपके 1.0 के समथिंग होता है। अगर हम देखें ये जो सिमेट्रिकल लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप इसके जो नीचे के पार्ट है उसे आप हमेशा नेगेटिव में शो करेंगे और इसका जो ऊपर का पार्ट है उसे आप हमेशा पॉजिटिव में शो करेंगे। सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज पॉजिटिव पार्ट, एंड जो सिमेट्रिकल लाइन के नीचे वाला पार्ट है दैट इज नेगेटिव पार्ट। तो इसमें जो अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो T2G में आपके जो एनर्जी डिफरेंस है सिमेट्रिकल लाइन से और T2G के बीच का दैट इज 0.4 डेल्टा 0, और अगर सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर की हम बात करें जो एनर्जी डिफरेंस आपके यहां से और EG के बीच का है दैट इज 0.6 डेल्टा 0। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स है जैसे किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 तरीके के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। T2G ऑक्टाहेड्रल में लोअर एनर्जी लेवल है और EG हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स है। लेकिन आपके जो टेट्राहेड्रल है उसमें EG आपके लोअर एनर्जी लेवल है और T2G आपके हायर एनर्जी लेवल है। अगर हम बात करें आगे की, अगर हम टेट्रागोनल में देखते हैं, देखिए तो टेट्रागोनल में आपके क्या होता है कि जो जेड वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनमें भी आपके जेड एक्सिस यूज में आ रही है, जैसे कि हम बात करें DXZ, DYZ और DZ स्क्वायर, तीनों आपके ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें कि आपके जेड एक्सिस यूज में आ रही है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स में जेड एक्सिस की या जेड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इट मींस अगर हम इन्हें फर्दर और डिवाइड करें
तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं आपके dYz और dzx, बिकॉज ऑफ z एक्सिस ये आपके और नीचे आ जाएंगे, इनका एनर्जी लेवल और नीचे हो जाएगा टेट्रागोनल में। और अगर हम xy ऑर्बिटल की बात करें तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और ये आपके और ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम Eg की बात करें तो Eg में आपके जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और इसमें जो z वाला आपका ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी ये आपके नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपके टेट्रागोनल में भी इसी तरीके से होता है, और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में है भी आपके इसी तरीके से होता है कि जो z वाले ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी नीचे की साइड आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। अब आगे हम शो करते हैं कि आपके जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप क्या होगी। देखिए d ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है, आपने सबने सुना है कि 5 टाइप्स के हमारे d ऑर्बिटल्स होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx एंड dx स्क्वायर। तो अब आपके देखिए अगर हम इनकी शेप की बात करें तो शेप ऑफ d ऑर्बिटल, CFT का जो सबसे बेसिक चीज है वो है आपके d ऑर्बिटल्स की शेप्स आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो ऑर्बिटल है, हम सबसे पहले बात करते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अगर इसकी शेप हम देखें तो ये आपके सबसे पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे 3D में होते हैं हमेशा, कि आप 3 डायमेंशन में हमेशा ऑर्बिटल्स को शो करेंगे। तो 3 डायमेंशन में अगर शो करते हैं हम तो हमें पता है कि हमारे x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है एंड आपके z एक्सिस होते हैं। अगर 3D की हम बात करें तो हम 3 एक्सिस की हमेशा बात करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अगर इसको मैं x मान रही हूं प्लस, तो इसका जो अपोजिट साइड है इसको मैं मानूंगी माइनस एक्स। अगर इसको मैं प्लस वाई मान रही हूं तो इसका अपोजिट साइड होगा माइनस वाई, और अगर ये हमारा प्लस जेड है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो होगा हमारा माइनस जेड। तो अब मैं सबसे पहले जो ऑर्बिटल की बात कर रही हूं दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए अगर ये ऑर्बिटल मुझे बनाना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डी ऑर्बिटल में आपके जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो आपके अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। अलोंग द एक्सिस का मतलब ही होता है कि एक्सिस के पैरेलल, वो एक्सिस के ऊपर ही आपको बनाने हैं। तो अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाला आपका, और डी वाई स्क्वायर का मतलब इस तरीके से हम इसको शो करेंगे एक बार, कि एक बार आपने y के ऊपर बनाया और एक बार आपने x के ऊपर बनाया। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप इस तरीके से होगी। अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की तो डी जेड स्क्वायर देखो किस, आपको वही 3D में आपको शो करना है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो आपको डी जेड स्क्वायर का मतलब ये आपको एक ही ऑर्बिटल को आपको इस तरीके से दिखाना है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। अगर हम बात करें डी एक्स वाई की तो डी एक्स वाई को आपको, अब यहां बात आती है बिटवीन द एक्सिस की। देखिए दो तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, अलोंग द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये है कि जो आपके एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये हमने बनाए हैं बिल्कुल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो बनाएंगे हम बनाएंगे एक्सिस के बीच में। तो आपके एक्स और वाई एक्सिस के बीच में देखिए इस तरीके से इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं 3D में, कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में जो ऑर्बिटल बनेगा दैट इज आपके डी एक्स वाई। अगर मैं डी वाई जेड की बात करूं तो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो जो डी वाई जेड है आपके, तो वो जेड और आपके वाई एक्सिस के बिल्कुल मिड में होगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें डी जेड एक्स की तो डी जेड एक्स आपके इस तरीके से होगा, ये आपका जेड है। 3D में देखिए आप कहीं पे भी आप एक्सिस को मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आपको एक्स को यहीं रखना है। आप एक्स को यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। 3D में चीजें घूमती है, 3 डायमेंशनल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक्सिस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें आपको इस तरीके से बनाना है।
तो जो आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है उनको मैंने एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनाया है, और जो आपके बाकी के ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनको हमको बनाना है बिल्कुल एक्सिस के बीच में। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से आपके जो हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए थे ईजी के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो आपके बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल होंगे, और जो आपके नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं वो आपके एक्सिस के बिल्कुल बीच में होंगे, मतलब बिटवीन द एक्सिस। तो इस तरीके से हमें डी ऑर्बिटल्स की शेप आइडेंटिफाई करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सीएफटी है, सीएफटी में आपके जो ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल आपके लिगेंड्स हैं वो किस तरीके से आपके मेटल से अटैच होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल लिगेंड की। देखिए ऑक्टाहेड्रल लिगेंड में अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके से लिगेंड अटैच होता है। इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें देखिए आपको इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये आपका मेटल है। हमने अब पढ़ा है कि जो आपका जो सीएफटी है उसमें आप में 2 ही चीजें काम में लेनी है, एक मेटल और एक आपका लिगेंड। तो इसमें आपका जो सेंटर पे जो होगा वो आपका क्या होगा, मेटल होगा। हम अज्यूम करें कि जो सेंटर में है जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज मेटल, ठीक है। और अब इसके से जो लिगेंड अटैच होंगे वो एक्सिस आप मान लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो तीनों एक्सिस पे आपके लिगेंड्स अटैच होते हैं। ये आपका लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, हम इसे एल से डिनोट कर देते हैं, एल मींस लिगेंड। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके से आपके लिगेंड अटैच होते हैं। 6 लिगेंड इस तरीके से अटैच होंगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लिगेंड आपको अटैच करने हैं मेटल से। तो इस तरीके से ये इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की, तो देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल का मतलब ये होता है कि आपको 4 लिगेंड अटैच करने हैं मेटल से। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम मेटल से 4 लिगेंड अटैच करेंगे। इस तरीके से इसकी शेप बनाएंगे। आप सभी को पता है कि जो टेट्राहेड्रल शेप होती है, देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसमें ये आपकी एक्सिस बना दीजिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्सिस हमने बना दी है। अब टेट्राहेड्रल में हमें इस तरीके से लिगेंड अटैच करना होता है, इस तरीके से। देखिए आपको शेप अभी दिखेगी, आप सभी ने देखी है टेट्राहेड्रल शेप हमारी जो होती है वो किस तरीके से होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी टेट्राहेड्रल जो शेप है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम 3D में इसको देखें तीनों एक्सिस के अलोंग, तो हम इस तरीके से इसमें लिगेंड जुड़े हुए होते हैं फलकों पर, 1 2 3 एंड 4, 4 लिगेंड इस तरीके से अटैच होते हैं इसमें। और देखिए टेट्राहेड्रल शेप आपको इस तरीके से दिखेगी इसमें। ये मैंने थोड़ा सा डार्क किया है इसको। तो इस तरीके से हम इसको क्यूब में इस तरीके से देखेंगे कि 4 लिगेंड हमारे इस तरीके से अटैच है इसमें। तो 2 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स हुए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के थ्रू आपके 6 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके मेटल के थ्रू 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। अब बात आती है सीएफटी में कि सीएफटी के थ्रू हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है जो सीएफटी के थ्रू हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी में सबसे पहली जो बात आती है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट की। एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी में
सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। चुंबकीय आघूर्ण, सबको पता है इसे चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से आइडेंटिफाई किया जाता है, म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक मोमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू n+2 का रूट, जहां पर आपके म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड n फॉर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितनी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी संख्या आएगी उसे हम किसकी जगह रखेंगे, n की जगह। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू पुट करके किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी CFT है उसमें दो तरीके के आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दैट इज लोअर एनर्जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। उसका आपके n की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा या फिर कैसे उससे n की वैल्यू आपके आइडेंटिफाई होगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कि देखिए ये हमारे d ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे d ऑर्बिटल्स हैं, ये मैंने d ऑर्बिटल्स बनाए। d ऑर्बिटल्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज T2g एंड Eg। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 1.0, सिमेट्रिकल लाइन से यहाँ पर 0.6 और ये आपके होता है -0.4। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपके d ऑर्बिटल्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो लिगेंड मेटल से अटैच है, आपका मान लीजिए हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आपका जो मेटल है वो किसी भी ऐसे लिगेंड से अटैच है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है। ठीक है, अब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब, जैसे मैं साइनाइड की बात करूं, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हम सब जानते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ये होता है कि आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके जो साइनाइड होता है वो सबसे पहले होता है या आगे की साइड होता है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। अब अगर साइनाइड है तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले नीचे पेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरा जो लिगेंड है जो कि मेटल से अटैच है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो मैं इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले नीचे ही पेयर करूंगी, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो सबसे पहले जो पेयरिंग की जाती है वो आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में की जाती है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में देखिए क्या होता है कि हम सबसे पहले सिमेट्रिकल भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस अगर 5 इलेक्ट्रॉन का मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, मान लीजिए साइनाइड की जगह अगर मैंने क्लोरीन माना, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हाफ ऑर्बिटल भरेंगे 1 2 3, और जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कहां जाएगा, हाई स्पिन में यहां, और जो 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी आपका कहां जाएगा, यहां जाएगा। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हम सबसे पहले जो नीचे वाले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है T2g उसे कंप्लीटली फिल करेंगे। देन अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो फिर हम फर्दर उसको ऊपर जंप करवाएंगे। और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले एनर्जी जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पहले हाफ फील्ड पोजीशन में भरने हैं। पहले T2g को आप हाफ फील्ड भरेंगे। हाफ फील्ड का मतलब T2g की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब हम सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम उसको फिर ऊपर की साइड
भेजेंगे Eg ऑर्बिटल में। Eg ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 इलेक्ट्रॉन की। इट मींस आपको क्या करना है, Eg ऑर्बिटल में की 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसे वापस किस में पेयर करवाना है, T2G में। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से हमारे पास 2 चीजें निकल के आती है कि ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होने पे जो एनर्जी निकल रही है उसे हम पाई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास देखिए 2 कंडीशन हो गई है इसमें कि अगर आप जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ओ, अगर उसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इट मींस आपका जो लिगेंड होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखिए अभी समझाऊंगी मैं इस चीज को, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और अगर आपके डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो आपका जो लिगेंड होगा वो होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड। 2 कंडीशन हमारे पास आ गई कि अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा T2G और Eg के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है अगर वो बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो इट मींस उस डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें कि हमें एनर्जी कम लगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी वही पोजीशन में है, अगर उसको उस एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नीचे ही पेयर होना पसंद करेगा। इसका मतलब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पहले वो नीचे पेयर होंगे, देन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो फिर वो Eg लेवल में जाता है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पेयर करते हैं। अब आ जाइए आप, अगर डेल्टा 0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, इट मींस आपका जो एनर्जी डिफरेंस होता है हमारा T2G और Eg के बीच का, उसकी वैल्यू आपके बहुत कम है। इट मींस आपका इलेक्ट्रॉन इजीली उस बैरियर को पार करके ऊपर जा सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन फुलफिल होती है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वीक फील्ड लिगेंड में सबसे पहले आप दोनों जो एनर्जी ऑर्बिटल्स है उसकी हाफ वैल्यू उसमें भरेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन उसके बाद आप उसमें फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 कंडीशन होती है, डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई एंड डेल्टा इज लेस देन पाई। डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड डेल्टा इज लेस देन पाई फॉर द वीक फील्ड लिगेंड। ये इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का इस पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को समझाने का देखिए यही रीजन था कि अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो आपका जो लिगेंड आपका किस तरीके का है उसका मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताया कि अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे ही वीक फील्ड लिगेंड आएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम देखिए एक साइड में ऑक्टाहेड्रल के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देती हूँ, और एक साइड में आपको बना देती हूँ वीक फील्ड लिगेंड। देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं, किस तरीके से वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आप बनाएंगे T2G ऑर्बिटल्स और देन आप बनाएंगे Eg ऑर्बिटल्स। यहां पर भी आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आप बनाएंगे T2G ऑर्बिटल्स और देन आप बनाएंगे Eg ऑर्बिटल्स। और यहां हम लिखेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट। यहां भी लिखेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ D1 कॉन्फ़िगरेशन की। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो काउंट करते हैं वो कहां से करते हैं, d ऑर्बिटल से करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। तो सबसे पहले मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूँ। D1 के लिए देखिए T2G में हम लोग 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं और EG में हम 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और अगर हमारा D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो होगा आपका T2G में, ठीक है। अब अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन लेती हूं तो आपका देखिए D3 तक आपका यहां पे नो चेंज आएगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन में T2G में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर देखिए अब हम इस फॉर्मूले में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो हमें यहां पर पुट करनी है n की जगह। तो अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1। तो हम n की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 1। जैसे हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 1.73 के आसपास, और जिसका जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। आगे बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए देखिए आपके जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले किस में फिल होंगे, T2G में। T2G में यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, EG आपका अभी भी वेकेंट रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ 2 को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की जगह हम 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.8 के समथिंग आएगी बोर मैग्नेटॉन। देखिए आप इस फॉर्मूले में जब भी रख के देखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 तो आपकी ये इजीली आपकी जो संख्याएं हैं या जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो भी आपके मान आ रहा है वो आ जाएगा। अगर हम D3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D3 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स, D3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं किसमें, T2G में, और आपका जो EG है वो अभी भी क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू की जगह तो दैट इज 3.8 के समथिंग आपकी वैल्यू आएगी बोर मैग्नेटॉन। देखिए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, D3 कॉन्फ़िगरेशन तक आपके नो चेंज होता है। क्योंकि अगर हम बात करें D3 तक तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको T2G में ही फिल करने हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। जैसे हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन से हमारा चेंज आना शुरू हो जाता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो आपका या तो T2G में जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ना जाके आपका जो डेल्टा जीरो एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करके EG में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D3 कॉन्फ़िगरेशन तक आप चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए, नो चेंज होता है क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन आपको सबसे पहले T2G में ही फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक D3 तक कोई चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में आपके यहाँ चेंज आएगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके संख्या है, नंबर है, वो तो बढ़ता जा रहा है। D1 के लिए 1 होता है, D2 के लिए 2 होता है और D3 के लिए 3 होता है। अब मैं आपको D4 से बताऊंगी कि किस तरीके से चेंज आता है स्ट्रॉन्ग में और वीक में। अगर मान लीजिए मैं इसको D4 कर दूं तो देखिए D4 में यहां पे हमने D4 कर दिया, D5 और ये D6। तो देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके वापस पेयर होगा T2G ऑर्बिटल में फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन में आपके 1 2 3 और जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए कहां पर चले जाएगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके EG में। तो EG ऑर्बिटल में आपका ये 4th इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि D3 तक
कोई चेंज नहीं होता है। D4 जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका, वहां से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में जो डिफरेंसेस है वो आने शुरू होते हैं। तो D4 में यहां पर आपने जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पेयर करवाया, T2G में, और यहां पर आपने जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो आपने कहां पर जंप करवाया, आगे EG ऑर्बिटल में। इसी तरीके से अगर D5 की बात करें तो D5 में आपके 1, 2, 3 और जो आपका 4th और 5 इलेक्ट्रॉन है वो आपका T2G में ही पेयर होगा, इस तरीके से। और अगर हम यहां बात करें D5 की वीक फील्ड लिगेंड में, तो वीक फील्ड में देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका जो 1, 2, 3 और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा और 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे जाएगा, EG में। तो आपको डिफरेंस समझ में। इसी तरीके से हम D6 के लिए करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए वीक फील्ड लिगेंड में हमने दोनों जो आपके ऑर्बिटल है T2G और EG, उन्हें हाफ ऑफ फील्ड क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब 1, 2, 3, 4, 5 और जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है अब वो वापस कहां पे आएगा, T2G में। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या डिफरेंस आता है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या डिफरेंस आएगा, यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ एन की, तो नंबर ऑफ एन हमारे पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 4th इलेक्ट्रॉन मैंने पेयर कर दिया D4 में, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 4th इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो चुका है, तो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करेंगे, 2। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद में 2 रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2। इसका जो वैल्यू आएगी वो 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन के समथिंग आएगी। इसी तरीके से आपको D5 में करना है। देखिए D5 में इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो आपका कितना रह जाता है, 1। तो अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पर आप कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 1। तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझोगे। इसी तरीके से हम लोग वीक फील्ड के लिए निकालेंगे। वीक फील्ड में देखिए यहाँ पर अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ एन है वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। तो आपको इस फॉर्मूले में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है वो कितनी करनी है, 4 पुट करनी है। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन के समथिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरीके से हम जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए हम क्या निकाल लेंगे, आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस तरीके से पूरी टेबल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देखिए ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हुई कि आप CFT के थ्रू आप मैग्नेटिक मोमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करके म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू के लिए देखिए हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया एक बार वीक फील्ड लिगेंड लिया और दोनों के लिए जो डिफरेंसेस आए वो हमने आइडेंटिफाई किए। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होती है यहाँ पे। देखिए सेकंड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।